बात अत्री की, बिहार का विधानसभा क्षेत्र 233। ये केवल हार जीत या सतही आंकड़ों की कोई आम दास्तान नहीं है। ये कहानी है अत्री की मिट्टी की और उस जमीन पर पसीना बहाने वाले लोगों की। आज हम 2025 में हुए उस भारी ढांचागत उलटफेर यानी स्ट्रक्चरल रप्चर को गहराई से डिकोड करेंगे, जिसने दशकों पुराने सियासी समीकरणों को जमींदोज कर दिया। और फिर 2030 के लिए एक स्पष्ट डेटा आधारित ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। हकीकत को जमीन पर उतर कर देखिए। अत्री पूरी तरह से 100% ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था, जीवन का हर एक चक्र केवल और केवल कृषि पर टिका है। और जब मानसून दगा देता है, जब खेतों में सिंचाई की व्यवस्था दम तोड़ देती है, तो जन्म लेती है एक गहरी मजबूरी, हेल्पलेसनेस। यही लाचारी यहाँ के लोगों को मौसमी पलायन के लिए धकेलती है। कोई भी अपना घर, अपनी जमीन शौक से नहीं छोड़ता, जिंदा रहने के लिए छोड़ता है। यही वो मूल मनोविज्ञान है जो यहाँ पड़ने वाले एक एक वोट की दिशा तय करता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 25,777। 25,777 2025 के विधानसभा चुनाव में हार का ये अंतर था। राजनीति में इसे महज एक हार नहीं, बल्कि एक व्यवस्था का ढह जाना कहते हैं। दशकों से जिसे एक अभेद्य किला माना जाता था, वो ताश के पत्तों की तरह गिर गया। क्यों? क्योंकि बदलती आकांक्षाओं और डेमोग्राफिक शिफ्ट के दबाव में जमे हुए समीकरण टूट गए। ये आंकड़ा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि पुरानी राजनीति की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। इस परिणाम की एनाटमी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एनडीए उम्मीदवार ने 1,02,000 से ज्यादा वोट हासिल किए, करीब 52%। वहीं राजद की उम्मीदवार महज 38.62% पर सिमट गए। अब ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अत्री के चुनावी इतिहास में पहली बार एनडीए ने 1 लाख वोटों का जादुई आंकड़ा पार किया। कैसे? उन्होंने 12.8% महत्वपूर्ण मांझी मतदाताओं को पूरी तरह मोबिलाइज किया। इस एक कदम ने गणितीय रूप से पुराने और स्थिर समीकरणों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और इस भारी बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर था, भारी मतदान। इस बार टर्नआउट उछलकर 64.06% तक पहुंच गया। राजनीतिक आंकड़ों का सीधा नियम है, मतदान का अचानक और इतना बड़ा उछाल हमेशा एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर को कई गुना बढ़ा देता है। ये कोई सामान्य वोटिंग नहीं थी, ये उन नीतियों को दी गई एक स्पष्ट सजा थी जो जमीनी विकास को दरकिनार कर केवल स्थिर जातीय गणित पर निर्भर थीं। डेटा के इस विश्लेषण में और गहरे उतरने से पहले हमें एक पल रुककर बुनियादी सिद्धांतों को याद करना होगा। कोई भी सच्चा राजनीतिक नेतृत्व हमेशा हमारे संवैधानिक मूल्यों, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से बंधा होता है। जनप्रतिनिधित्व की पहली और आखिरी शर्त है हर एक नागरिक, हर एक मतदाता का पूर्ण सम्मान, यानी डिग्निटी। सार्वजनिक विमर्श और भाषण हमेशा तथ्यों पर आधारित, जिम्मेदार और गरिमापूर्ण होने चाहिए, बिना संवेदना के। डेटा महज कुछ नंबर हैं। हम यह विश्लेषण केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए कर रहे हैं ताकि जनता को एक जवाब दे और पारदर्शी शासन मिल सके। अब जरा इस क्षेत्र की डेमोग्राफी पर गौर करते हैं। अनुसूचित जाति यानी एससी आबादी यहाँ 31.03% है। यही वो ब्लॉक है जो चुनाव की दिशा तय करता है। यादव समुदाय करीब 13.30% और मुस्लिम समुदाय 11.12% है। यहाँ एक बड़ी प्रणालीगत विफलता साफ दिखाई देती है। लगभग 24% का एक फिक्स्ड मुस्लिम यादव बेस सवर्णों और महादलितों के एक ठोस एकजुट गठबंधन के सामने गणितीय रूप से बिल्कुल अपर्याप्त है। अगर आप क्षेत्र के 1/3 हिस्से को अपनी रणनीति से बाहर रखेंगे तो आप रेस में हैं ही नहीं। जमीन पर एक बहुत गहरा पैराडॉक्स है। एक तरफ आपके कोर वोटर की निष्ठा है जो हर हाल में साथ खड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा इमेज संकट जिसे भेद पाना नामुमकिन है। जब निवर्तमान परिवार पर 14 घोषित आपराधिक मामलों का बोझ हो तो वो एक अभेद्य दीवार बन जाता है। ये क्रिमिनल लाइबिलिटी उन न्यूट्रल वोटरों, महिलाओं और एस्पिरेशनल युवाओं को पूरी तरह आपसे दूर कर देती है जो अब बाहुबल नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ विकास चाहते हैं। चुनावी हार जीत के शोरगुल से परे एक सच्चाई है जो विचलित करती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 का डेटा कहता है कि यहाँ बच्चों में खून की कमी यानी एनीमिया 77% है और 53% बच्चे स्टंटेड यानी अविकसित हैं। जरा सोचिए, क्षेत्र के 3/4 से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। ये उस गरीब का खामोश संकट है जिसे कोई नहीं सुनता। ये गवर्नेंस की एक भयानक विफलता है।
एक सच्चे नेतृत्व को इस मानवीय दर्द को अपनी पहली प्राथमिकता बनाना ही होगा। अब जरा ऐतिहासिक वोटिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। इतिहास बताता है कि जब अतरी में टर्नआउट 50 के दशक के मध्य में रहता है तो समर्पित कैडर चुनाव के नतीजे को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जैसे ही ये आंकड़ा उछाल मारकर 64% को पार करता है तो ये सिस्टम का पूर्ण तिरस्कार है। ये खामोश बहुमत की आवाज है जो पुरानी व्यवस्था को सिरे से खारिज कर रही है। अगर हम पिछले 3 चुनावों का एक आर्क खींचें तो तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। 2015 में जीत का अंतर 13,817 वोटों का था, एक मजबूत पकड़। 2020 आते आते वो पकड़ ढीली पड़ने लगी और मार्जिन गिरकर 7,931 पर आ गया। और फिर 2025 जब पूरा का पूरा बांध ही टूट गया, 25,777 भारी वोटों से करारी शिकस्त। ये ट्रेजेक्ट्री साफ दिखाती है कि कैसे अति पिछड़े वर्गों का मोहभंग हुआ और अतरी में पुरानी राजनीति पूरी तरह से सैचुरेट हो गई। तो अब सवाल है कि आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? यहीं से हमारा 2030 का ब्लूप्रिंट शुरू होता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है। इसके 3 स्पष्ट चरण हैं। फेज 1 फाउंडेशन बिल्डिंग यानी आधार को फिर से मजबूत करना। फेज 2 नैरेटिव सेटिंग यानी जनता के बीच सही विमर्श तय करना। और फेज 3 ग्राउंड एक्टिवेशन, जमीनी स्तर पर पूरी ताकत झोंक देना। चलिए देखते हैं कि अगले चुनावी चक्र के लिए एग्जैक्टली क्या करना होगा। पहला कदम, और ये सबसे मुश्किल लेकिन अनिवार्य कदम है, डायनेस्टी यानी विरासत की राजनीति को रिटायर करना होगा। पार्टी को पुराने बाहुबलियों और स्ट्रॉन्गमैन कल्चर से हर हाल में नाता तोड़ना होगा। वो खौफ का दौर अब खत्म हो चुका है। इसकी जगह एक बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाले, जमीन से जुड़े एस्पिरेशनल किसान को नया चेहरा बनाना होगा। एक ऐसा कैंडिडेट जो बीते हुए कल के वर्चस्व की नहीं, आने वाले कल के रोजगार और अर्थव्यवस्था की बात करें। दूसरा सबसे क्रिटिकल कदम, आप 31% दलित वोट बेस को इग्नोर करके इस सीट पर सर्वाइव नहीं कर सकते। विरोधी दल के इस एकाधिकार को जमीन पर तोड़ना ही होगा। और ये कैसे होगा? एक क्रेडिबल वैकल्पिक नेतृत्व को आगे बढ़ाकर, किसी स्थानीय मजबूत और जमीनी मांझी या पासवान नेता को कैंपेन मैनेजर बनाकर फ्रंटलाइन पर लाना होगा। ये कदम पुराने जमे हुए समीकरणों में सीधे सेंध लगाएगा और एक नया भरोसा पैदा करेगा। और फिर आता है नैरेटिव। एक 100% ग्रामीण क्षेत्र के लिए हवाई बातें काम नहीं आती। आपको एक सॉलिड लोकलाइज्ड अग्रेरियन मैनिफेस्टो चाहिए। पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए? सिंचाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, किसानों के लिए सब्सिडी वाले सोलर पंप पर, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज पर, और सबसे जरूरी, सरकारी योजनाओं की डिलीवरी में जीरो लीकेज। अगर हमें मौसमी पलायन को रोकना है तो अथरी के इस एग्रेरियन क्राइसिस का सीधा और पक्का इलाज ढूंढना ही होगा। इसे एक बहुत ही शांत, स्पष्ट और अडल्ट टू अडल्ट चेतावनी समझिए। केवल पुराने कास्ट अरिथमेटिक के सहारे चुनाव निकालने के दिन लग चुके हैं। अगर लीडरशिप ने खुद को इवॉल्व नहीं किया, अगर इस नई हकीकत को नहीं स्वीकारा, तो पूर्ण रूप से हाशिए पर जाना तय है। लेकिन अगर हम जातियों की सीमाओं से ऊपर उठकर एक सच्चा डेवलपमेंटल कोalition बनाते हैं तो इस क्षेत्र को पूरी तरह से बदलने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। और जब हम इस तरह की आधुनिक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को जमीन पर उतारते हैं तो हमें अपने दूसरे संवैधानिक मूल्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। आधुनिक राजनीति में नागरिकों की निजता यानी प्राइवेसी का सर्वोच्च सम्मान होना चाहिए। हमारी हर रणनीति भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP फ्रेमवर्क के दायरे में होनी चाहिए। डेटा कंसेंट और नागरिकों की गोपनीयता ये सिर्फ कोई लीगल शब्द नहीं है, ये एक जिम्मेदार लोकतंत्र और जनता के अटूट भरोसे की असली बुनियाद है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategiesai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.